होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। हमने ये बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना, एडम स्मिथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको जैसा कि बताया मेन जो टाइप्स है माइक्रो मैक्रो। तो गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने अब फादर बताना है कि किसे कहा जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है जॉन काइंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गुड्स प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस येट अदर गुड इज कॉल्ड। तो गाइज ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जब भी हम एक गुड से मीन के बदले में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो गाइज ऑप्शन बी कैपिटल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज़ टू डिटरमाइन द। तो गाइज हमने ये बताना है कि सेंट्रल रोल मीन कि किसी भी मार्केट का जो सेंट्रल रोल है ना वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो गाइज हम प्राइस ऑफ गुड्स से हम डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the branch of economics concerned with overall performance of the economy is known as। गाइस देखें हमने इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच बतानी है जिसमें हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं इकोनॉमी। तो गाइस ये आपने नोट डाउन कर लेना है। जब भी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी का जिक्र है तो गाइस उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी डील विद द बिहेवियर ऑफ मार्केट फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज़ नाउन एज। तो गाइस एक चीज़ और नोट कर लें, ये भी मीन के इकोनॉमिक्स की टाइप की एक डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको माइक्रो कहा है, मैक्रो कहा है। तो गाइस इसमें अब जिक्र हो रहा है मार्केट मीन के डील विद द बिहेवियर ऑफ मार्केट फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो गाइस ये छोटे तबके की बात हो रही है। तो जब भी गाइस इंडिविजुअल्स की बात हो, जब भी एक फर्म्स की बात हो, तो गाइस हमेशा आपने याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसे डील किया जाता है। जब ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाती है तो उसको हम मैक्रो में डील करते हैं। जैसे अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन में अभी आपके साथ वो MCQ शेयर किया है। तो गाइज ये आपने डेफिनेशन को अब आपको याद भी हो चुकी होंगी। जब भी मीन के इंडिविजुअल, जब भी किसी छोटी फर्म की बात होगी तो वो माइक्रो में आता है। और जब ओवरऑल इकोनॉमी की मिसाल के तौर पर GDP हो गया, GNP हो गया, ठीक है, इसके अलावा गाइज एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी तो वो मैक्रो में होगा। और जब भी कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ठीक है, इसके अलावा छोटी फर्म्स हो गया, इंडस्ट्री लोकेशन हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्ट्री प्राइसिंग, जब भी इनका जिक्र होगा तो वो माइक्रो में होगा। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड। गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब वो कौन सी सिचुएशन होती है जब हमारे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हम बहुत ही कम गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस एब्सोल्युटली मीन कि आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन कहते हैं। पैसा हमारे पास ज़्यादा होता है और चीज़ें हम कम परचेज़ कर सकते हैं तो वो इन्फ्लेशन ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीप मनी मीन्स। गाइज आपने ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है। चीप मनी हमेशा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू द रीच द पुअर सेव। गाइज हमने ये बताना है कि रीच के मुकाबले में जो पुअर है वो मीन के उसकी कंडीशन बतानी है, वो क्या किस किस्म की मीन के उसके कंडीशन लागू होती है पुअर पर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है, अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम। मीन के उसके पास बहुत ही कम इनकम का जो सोर्स होता है ना वो उसको सेव कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना एग्जाम के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ भी पूछ सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल इज़ इन द फील्ड ऑफ। गाइज हमने ये बताना है कि अल्फ्रेड मार्शल की जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना वो किस में है। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है थ्योरी ऑफ डिमांड में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय। तो गाइज जो इकोनॉमिक के जो प्रिंसिपल है वो किसने मीन के रिटन किए थे, किसने लिखे थे। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो गाइज लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आपने ये नाम याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है लॉर्ड कॉइन्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो गाइज ये मैंने थोड़े से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं तो आपने लाजमी इन क्वेश्चन को याद करना है। एज इट इज़ ऐसे भी पूछ सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ और भी पूछ सकते हैं। तो मैंने इस वजह से जो 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना तो मैंने कवर किए हुए हैं। तो गाइज टाइम प्रेफरेंस थ्योरी किसने मीन के डेवलप की थी। तो आपने ये याद रखना है, बोहम बावर्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक इज़ द। तो गाइज हमने जो रॉबिन्स, वैसे तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन लिखी है। तो गाइज आपने डेफिनेशंस भी याद रखनी है जो ऑथर की, मीन के अल्फ्रेड मार्शल की, रॉबिन्स की। हमने अब ये बताना है कि रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पर्सन बिहेव अगेंस्ट द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें कैसे मीन के डील किया जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है, ही इज़ कंडेम्ड।
ऑप्शन बी ही मेड लॉज हिज रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी फ्रॉम सोसाइटी, गाइज ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज़ पनिश्ड, ऑप्शन डी ही इज़ नॉट पनिश्ड। तो गाइज देखें इकोनॉमिक्स में कोई भी अगर रूल एंड रेगुलेशन को मीन के फॉलो नहीं करता तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ही इज़ नॉट पनिश्ड, मीन कि उसको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी जाती। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैर्सिटी इज़ अ। तो गाइज़ ये हमने स्कैर्सिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, तो मैंने इसको भी कवर किया हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइज़ इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है अ रिलेटिव टर्म। गाइज़ बेसिकली ये ऐसी टर्म है मीन कि जिसमें हमने टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चलना होता है, तो रिलेटिव टर्म इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ रेयर क्वींस सप्लाई क्वींस विल बी। गाइज हमने ये बताना है कि जब हमारे पास क्वींस की मीन के सिक्कों की कमी हो जाती है तो सप्लाई जो क्वींस है विल बी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो वर्टिकल। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है जब भी क्वींस की कमी हो जाएगी तो जो सप्लाई है वो वर्टिकल अपने आप को शो करती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गाइज हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो गाइज देखिए लैंड भी है, लैंड से भी हम अपनी प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेबर से भी ले सकते हैं, कैपिटल से भी ले सकते हैं। तो बैंक लोन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हमारा बनता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट डिवेलप्ड बाय। तो गाइज हमने बताना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने डेवलप्ड किया था। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे डेवलप्ड किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो। गाइज इन 4 ऑप्शन में हमने बताना है कि वो कौन सी कॉस्ट है जो जीरो नहीं हो सकती। तो गाइज ये कॉस्ट की आगे मीन के 4 ऑप्शन में टाइप्स दी हुई हैं। एवरेज कॉस्ट, गाइज एवरेज कॉस्ट कहते हैं टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स। देन टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइज देखिए अब ऑप्शन बी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो मीन के बियर करनी ही पड़ती है कंपनी को, चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो मुनाफे में जा रही हो, ठीक है। तो ये ऐसी कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, तो ये बियर करना ही पड़ता है किसी भी फॉर्म को। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो नहीं हो सकती। देन मार्जिनल कॉस्ट भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होती है। गाइज किसी भी मीन के एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट पर चेंजिंग आती है, मीन के जो तब्दीली आती है, तो वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ये होती है मीन के जब भी हम चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर देते हैं, मीन के जो वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती रहती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। बाकी गाइस इसमें जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नेवर बिकम जीरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज़ नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइज हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती। गाइज देखें इनकम टैक्स वो भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम टैक्स वो भी करती है, बाकी ये प्रोफेशनल टैक्स ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, एक्साइज टैक्स ये भी करती है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है प्रोफेशनल टैक्स। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज जनरली एज। तो गाइज हमने ये बताना है कि सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो जनरली क्या होती हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इनइलास्टिक। गाइज इलास्टिक और इनइलास्टिक ये बहुत ही मीन के बेसिक टर्म है, इकोनॉमिक्स में इनका इस्तेमाल होता है। गाइज इलास्टिक में बेसिकली इसका टर्म का ये मतलब होता है कि प्राइस और जो डिमांड का आपस में मीन के थोड़ा सा कनेक्शन होता है, मीन के एक दूसरे को चेंज मीन के एक दूसरे पर डिपेंडेंस करती है। बाकी जो इनइलास्टिक होता है इसका प्राइस और डिमांड के साथ कोई भी इतना असर नहीं होता। तो इसका ये मतलब होता है, मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टोटल प्रोडक्ट राइसेस एट एन इंक्रीजिंग रेट द। तो गाइस जब भी किसी भी प्रोडक्ट की मीन के प्राइस है वो राइस हो जाती है तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस पर क्या असर पड़ता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइस हो जाती है, मीन के इसमें आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन। तो गाइस हमने ये बताना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान में वो किस पर मीन के उसकी बुनियाद क्या है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट। तो गाइस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइस आपने एक चीज़ और नोट कर लेनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो मीन के मैक्सिमम अमाउंट चाहिए ना वो 1 करोड़ तक चाहिए। अगर 1 करोड़ से 1 रुपया भी बढ़ गया ना तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहीं बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। इसका जो बेनिफिट होता है ना कि इसमें जो टैक्स की छूट है वो मुकम्मल तौर पर इसमें टैक्स की छूट दी जाती है, तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट वो होनी चाहिए। देन इसके अलावा आपने अमाउंट भी फिगर भी याद रखनी है कि 1 करोड़ तक होनी चाहिए, 1 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन। गाइज बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो टर्म है इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। गाइज इकोनॉमीज का आपने इधर मतलब लेना है बचत,
ऑफ स्केल मैं इसका बाद में बताता हूँ गाइस। बेसिकली इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये चीज़ होती है कि जब भी कोई फर्म मीन के बल्क लेवल पर या ज़्यादा मिकदार में अपनी क्वांटिटी मीन के प्रोडक्शन करती है ना, तो गाइस जब भी बल्क क्वांटिटी में मीन के को अपना प्रोडक्शन करेगी तो गाइस उसकी जो पर यूनिट ऑफ कास्ट है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो गाइस इसका ये मतलब होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का। तो गाइस हमने यही बताना है कि इसकी मीन के पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन किस चीज़ में कमी होती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई फर्म एक बल्क क्वांटिटी में अपनी प्रोडक्शन करती है तो बल्क क्वांटिटी के साथ साथ उसकी जो पर यूनिट कास्ट है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज रिलेटेड विद। तो गाइस जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो किससे रिलेट करती है, इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है एक्सचेंज रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स वी कैन एक्सेप्ट। तो गाइस जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस है वो फॉल करती है तो हम क्या कह सकते हैं, तो इसका जो डिमांड पर असर पड़ेगा, द डिमांड फॉर इट टू बी इंक्रीज़। तो गाइज़ आपको पता होगा प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज़, प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड डिक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ और डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, मीन कि आपस में इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्सेस। गाइज जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन में बताया था कि सेंट्रल ड्यूटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट करती है टैक्स, तो गाइज आपने ये याद रखना है कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड हाउस टैक्स भी सेंट्रल टैक्स में आ जाता है, मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये आपने नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिस्टिंग्यूज्ड फ्यूचर ऑफ ओलिगोप्लाई। तो गाइज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, ओलिगोप्लाई। तो इसका जो फ्यूचर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इंटरडिपेंडेंस। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको भी मीन के पूछा है, मीन के क्वेश्चन इस पर बना दिया है। तो ऑप्शन बी माइक्रो। हमने ये बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किससे कहा जाता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना, एडम स्मिथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको जैसा कि बताया मेन जो टाइप्स है माइक्रो मैक्रो। तो गाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने अब फादर बताना है कि किसे कहा जाता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है जॉन काइंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज गुड्स प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस येट अदर गुड इज कॉल्ड। तो गाइज ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जब भी हम एक गुड से मीन के बदले में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो गाइज ऑप्शन बी कैपिटल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज़ टू डिटरमाइन द। तो गाइज हमने ये बताना है कि सेंट्रल रोल मीन कि किसी भी मार्केट का जो सेंट्रल रोल है ना वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो गाइज हम प्राइस ऑफ गुड्स से हम डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इज़ नाउन एज। गाइज देखें हमने इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच बतानी है मिस जिसमें हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं इकोनॉमी। तो गाइज ये आपने नोट डाउन कर लेना है, जब भी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी का जिक्र आए तो गाइज उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी डील विद द बिहेवियर ऑफ मार्केट फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज़ नाउन एज। तो गाइज एक चीज़ और नोट कर लें, ये भी मीन के इकोनॉमिक्स की टाइप की एक डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको माइक्रो कहा है, मैक्रो कहा है। तो गाइस इसमें अब जिक्र हो रहा है मार्केट मीन के डील विद द बिहेवियर ऑफ मार्केट फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो गाइस ये छोटे तबके की बात हो रही है। तो जब भी गाइस इंडिविजुअल्स की बात हो, जब भी एक फर्म्स की बात हो, तो गाइस हमेशा आपने याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसे डील किया जाता है। जब ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाती है तो उसको हम मैक्रो में डील करते हैं, जैसे अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन में अभी आपके साथ वो MCQ शेयर किया है। तो गाइज ये आपने डेफिनेशन को अब आपको याद भी हो चुकी होंगी। जब भी मीन के इंडिविजुअल, जब भी किसी छोटी फर्म की बात होगी तो वो माइक्रो में आता है, और जब ओवरऑल इकोनॉमी की मिसाल के तौर पर GDP हो गया, GNP हो गया, ठीक है, इसके अलावा गाइज एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होगी तो वो मैक्रो में होगा। और जब भी कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ठीक है, इसके अलावा छोटी फर्म्स हो गया, इंडस्ट्री लोकेशन हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्ट्री प्राइसिंग, जब भी इनका जिक्र होगा तो वो माइक्रो में होगा। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू मच मनी इज़ चेजिंग टू फ्यू गुड्स दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब वो कौन सी सिचुएशन होती है जब हमारे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हम बहुत ही कम गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज एब्सोल्युटली मीन कि आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन कहते हैं, पैसा हमारे पास ज़्यादा होता है और चीज़ें हम कम परचेज़ कर सकते हैं तो वो इन्फ्लेशन ही कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चीप मनी मीन्स। गाइज आपने ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है। चीप मनी हमेशा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू द रीच द पुअर सेव। गाइज हमने ये बताना है कि रीच के मुकाबले में जो पुअर है वो मीन के उसकी कंडीशन बतानी है, वो क्या किस किस्म की मीन के उसके कंडीशन लागू होती है पुअर पर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम, मीन के उसके पास बहुत ही कम इनकम का जो सोर्स होता है ना वो उसको सेव कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना एग्जाम के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ भी पूछ सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल इज़ इन द फील्ड ऑफ। गाइज हमने ये बताना है कि अल्फ्रेड मार्शल की जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना वो किस में है। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है थ्योरी ऑफ डिमांड में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय। तो गाइस जो इकोनॉमिक के जो प्रिंसिपल है वो किसने मीन के रिटन किए थे, किसने लिखे थे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो गाइस लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आपने ये नाम याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है लॉर्ड कॉइन्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम प्रेफरेंस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो गाइज ये मैंने थोड़े से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपने लाजमी इन क्वेश्चन को याद करना है। एज इट इज़ ऐसे भी पूछ सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ और भी पूछ सकते हैं। तो मैंने इस वजह से जो 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना तो मैंने कवर किए हुए हैं। तो गाइज टाइम प्रेफरेंस थ्योरी किसने मीन की डेवलप की थी। तो आपने ये याद रखना है बोहम बावर्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक इज़ अ। तो गाइज हमने जो रॉबिन्स, वैसे तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन लिखी है, तो गाइज आपने डेफिनेशंस भी याद रखनी है जो ऑथर की, मीन की अल्फ्रेड मार्शल की, रॉबिन्स की। हमने अब ये बताना है कि रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ अ पर्सन बिहेव अगेंस्ट द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें कैसे मीन के डील किया जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है ही इज़ कंडेम्ड। ऑप्शन बी ही मेड लॉज हिज रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी फ्रॉम सोसाइटी। गाइज ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज़ पनिश्ड। ऑप्शन डी ही इज़ नॉट पनिश्ड। तो गाइज देखें इकोनॉमिक्स में कोई भी अगर रूल एंड रेगुलेशन को मीन के फॉलो नहीं करता तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ही इज़ नॉट पनिश्ड, मीन के उसको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी जाती। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैर्सिटी इज़ अ। तो गाइज ये हमने स्कैर्सिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, तो मैंने इसको भी कवर किया हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है अ रिलेटिव टर्म। गाइज बेसिकली ये ऐसी टर्म है मीन कि जिसमें हमने टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चलना होता है, तो रिलेटिव टर्म इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ रेयर क्वींस सप्लाई क्वींस विल बी। गाइज हमने ये बताना है कि जब हमारे पास क्वींस की मीन के सिक्कों की कमी हो जाती है तो सप्लाई जो क्वींस है विल बी, सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो वर्टिकल। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है जब भी क्वींस की कमी हो जाएगी तो जो सप्लाई है वो वर्टिकल अपने आप को शो करती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गाइज हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो गाइज देखें लैंड भी है, लैंड से भी हम अपनी प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेबर से भी ले सकते हैं, कैपिटल से भी ले सकते हैं। तो बैंक लोन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हमारा बनता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट डिवेलप्ड बाय। तो गाइज हमने बताना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने डेवलप्ड किया था। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे डेवलप्ड किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो। गाइज इन 4 ऑप्शन में हमने बताना है कि वो कौन सी कॉस्ट है जो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो गाइज ये कॉस्ट की आगे
आगे मीन के 4 ऑप्शन में टाइप्स दी हुई हैं। एवरेज कॉस्ट, गाइज एवरेज कॉस्ट कहते हैं टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स। देन टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइज देखें अब ऑप्शन बी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो मीन के बियर करनी ही पड़ती है कंपनी को, चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो, मुनाफे में जा रही हो, ठीक है। तो ये ऐसी कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, तो ये बियर करना ही पड़ता है किसी भी फर्म को। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो नहीं हो सकती। देन मार्जिनल कॉस्ट भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होती है। गाइज किसी भी मीन के एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट पर चेंजिंग आती है, मीन के जो तब्दीली आती है, तो वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट ये होती है मीन के जब भी हम चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर देते हैं, मीन के जो वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती रहती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। बाकी गाइज इसमें जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नेवर बिकम जीरो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज़ नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइज हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती। गाइज देखें इनकम टैक्स वो भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम टैक्स वो भी करती है, बाकी ये प्रोफेशनल टैक्स ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, एक्साइज टैक्स ये भी करती है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है प्रोफेशनल टैक्स। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज जनरली एज। तो गाइज हमने ये बताना है कि सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो जनरली क्या होती हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इन इलास्टिक। गाइज इलास्टिक और इन इलास्टिक ये बहुत ही मीन के बेसिक टर्म है, इकोनॉमिक्स में इनका इस्तेमाल होता है। गाइज इलास्टिक में बेसिकली इसका टर्म का ये मतलब होता है कि प्राइस और जो डिमांड का आपस में मीन के थोड़ा सा कनेक्शन होता है, मीन के एक दूसरे को चेंज मीन के एक दूसरे पर डिपेंडेंस करती है। बाकी जो इन इलास्टिक होता है इसका प्राइस और डिमांड के साथ कोई भी इतना असर नहीं होता। तो इसका ये मतलब होता है, मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टोटल प्रोडक्ट राइसेस एट एन इंक्रीजिंग रेट द। तो गाइस जब भी किसी भी प्रोडक्ट की मीन के प्राइस है वो राइस हो जाती है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस पर क्या असर पड़ता है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइस हो जाती है, मीन के इसमें आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन। तो गाइस हमने ये बताना है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान में वो किस पर मीन के उसकी बुनियाद क्या है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट। तो गाइस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइस आपने एक चीज़ और नोट कर लेनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो मीन के मैक्सिमम अमाउंट चाहिए ना वो 1 करोड़ तक चाहिए। अगर 1 करोड़ से 1 रुपया भी बढ़ गया ना तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहीं बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। इसका जो बेनिफिट होता है ना कि इसमें जो टैक्स की छूट है वो मुकम्मल तौर पर इसमें टैक्स की छूट दी जाती है, तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट वो होनी चाहिए। देन इसके अलावा आपने अमाउंट भी की फिगर भी याद रखनी है कि 1 करोड़ तक होनी चाहिए, 1 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन। गाइज बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की ये जो टर्म है इसका मतलब और पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। गाइज इकोनॉमीज़ का आपने इधर मतलब लेना है बचत, ऑफ स्केल मैं इसका बाद में बताता हूँ। गाइस बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये चीज़ होती है कि जब भी कोई फर्म मीन के बल्क लेवल पर या ज़्यादा मिकदार में अपनी क्वांटिटी मीन के प्रोडक्शन करती है ना, तो गाइस जब भी बल्क क्वांटिटी में मीन के को अपना प्रोडक्शन करेगी तो गाइस उसकी जो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो गाइस इसका ये मतलब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो गाइस हमने यही बताना है कि इसकी मीन के पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन किस चीज़ में कमी होती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई फर्म एक बल्क क्वांटिटी में अपनी प्रोडक्शन करती है तो बल्क क्वांटिटी के साथ साथ उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज़ रिलेटेड विद। तो गाइस जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो किससे रिलेट करती है, इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है एक्सचेंज रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स वी कैन एक्सेप्ट। तो गाइस जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस है वो फॉल करती है तो हम क्या कह सकते हैं, तो इसका जो डिमांड पर असर पड़ेगा द डिमांड फॉर इट टू बी इंक्रीज़। तो गाइज़ आपको पता होगा प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज़, प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड डिक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ और डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, मीन कि आपस में इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्सेस। गाइज जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन में बताया था कि सेंट्रल ड्यूटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट करती है टैक्स, तो गाइज आपने ये याद रखना है कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड हाउस टैक्स भी सेंट्रल टैक्स में आ जाता है, मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये आपने नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिस्टिंग्यूज्ड फ्यूचर ऑफ ओलिगोप्लाई। तो गाइज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, ओलिगोप्लाई। तो इसका जो फ्यूचर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इंटरडिपेंडेंस। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको भी मीन के पूछा है, मीन के क्वेश्चन इस पर बना दिया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज दैट वेयर देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर अ कमोडिटी देन। तो हमने ये बताना है कि जब भी किसी भी लॉ ऑफ डिमांड कब इम्प्लाई होता है, जब भी डिमांड एक्सेस में हो जाए फॉर अ कमोडिटी, देन उसका प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट IPO स्टैंड्स फॉर। तो गाइज हमने IPO का एब्रीवेशन बताना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी इज़ लेस डेवलप्ड कंट्री इज़ लार्जली ड्यू टू। तो गाइज जो गुर्बत है, मीन के जो गुर्बत की जो वजह है मीन के लेस डेवलप्ड कंट्री में, उसकी वजह क्या है बेसिकली, तो इसकी जो मेन वजह है इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको भी नोट डाउन कर लेना है। गाइज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहायत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने हर क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि रट्टा लगा लेना है तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सेक्टर इज़ कॉल्ड। तो गाइज हमने ये बताना है कि पब्लिक सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है प्रिविटाइजेशन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय। गाइज जब भी हम इंडिविजुअल तौर पर किसी का भी लिविंग स्टैंडर्ड को मीन किस तरीके से असेस्ट कर सकते हैं, तो गाइज इसका आपको पता चल ही चुका होगा। इन चार ऑप्शन में पर कैपिटा इनकम से हम असेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज़ एन ऑफिशियल चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देन इट इज़ कॉल्ड। जब भी ऑफिशियल चेंज आती है मीन के एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, तो वो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है रेवोल्यूशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेंशनर्स, ऑप्शन बी पुअर, ऑप्शन सी मिडिल क्लास, ऑप्शन डी रीच। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है रीच, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट वो कहाँ होता है, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, इसको रट्टा लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आपने इसको लाजमी अपने माइंड में जहन नशीन रख के जाना है पेपर देने जब आपने। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कास्ट जब हो जाती है तो ब्रेक इवन पॉइंट अक्कर होता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक मुल्क में एक गिवन टाइम के मुताबिक, तो वो क्या कहलाता है, तो वो नेशनल इनकम कहलाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ अब जितने भी ये क्वेश्चन में आ रहे हैं ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। तो गाइज़ हमने ये बताना है इन चार ऑप्शन में कि कौन सा सेंट्रल बैंक का मीन के सेंट्रल बैंक का इकोनॉमी में रोल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू। तो गाइस ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज डैट। तो जब भी किसी कंट्री का फेवरेबल बैलेंस होता है ट्रेडिंग के लिए, वो कब होता है, तो गाइज देखें इसमें जो राइट आंसर हमारा बनता है जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, मीन के जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं और इंपोर्ट्स कम हो जाएं तो वो अपनी कंट्री के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल करार दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय। तो गाइज ये कंट्री के इकोनॉमी, कंट्री के कैपिटल की इकोनॉमी की बात हो रही है, तो हमने ये बताना है कि जब भी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में द प्राइसेस आर डिटरमाइंड, प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो गाइज ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनका आंसर पता होगा, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथपेस्ट इज़ अ प्रोडक्ट सोल्ड अंडर। तो गाइज़ इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सोल्ड किया जाता है टूथपेस्ट को। गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। जब भी इन्फ्लेशन में प्राइस राइज हो जाती है तो सप्लाई पर उसका क्या असर पड़ेगा, सेम हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है या नन ऑफ द दीज। तो इन चार ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर हमारा बनता है इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज फिक्स कॉस्ट इज नाउन एज। फिक्स कॉस्ट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए स्पेशल कॉस्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन डी ओवरहेड कॉस्ट। तो इसको जो हम अदर नाम से जानते हैं वो है स्पेशल कॉस्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अ कॉम्पिटिटिव अर्न। तो हमने ये बताना है ऑप्शन ए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन के अर्न करता है प्रॉफिट इक्वल टू अदर फर्म्स, ऑप्शन सी नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन डी नो प्रॉफिट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है जब भी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हो जाता है तो कॉम्पिटिटिव है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स। गाइस हमने प्रोडक्शन फंक्शन बताना है किससे रिलेट करता है इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ आउटपुट, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ इनपुट, ऑप्शन सी वेजेस ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन डी इनपुट टू आउटपुट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इनपुट टू आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सिस्टम सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ। तो गाइस सेविंग क्या है मीन के एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है? इनकम का। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज। तो गाइस जो कमर्शलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर में इम्प्लाइज होता है किस पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। तो गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs का पहला पार्ट जिसमें मैंने आपके साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। तो गाइस इंशाल्लाह जो पार्ट 2 है मैं कुछ ही दिनों में आपके साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो गाइस आखिर पर यही कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मीन के नॉलेज मिला है ना तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आखिर पर यही कि अल्लाह आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। बाई को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।